हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9। क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पढ़ना होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अब देखिए, अपरिमेय संख्या वो होता है, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या ले ले। पहले हम ले लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये है हमारा। तो अधिकतर करके परिमेय संख्या हम जानते हैं जहाँ पे P/Q के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर लें, और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? हमारा 0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या के लिए P/Q के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर लें, और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तब ये बताइए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में न प्रदर्शित की जा सकें। अब ये समझिए, जो P/Q के रूप में प्रदर्शित न की जा सकें। तो यहाँ पे परिमेय संख्या एक साधारण रूप से अगर जानने के लिए अगर हम करें तो हमारा होता है अंडर रूट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये हमारा हो सकता है अपरिमेय संख्या के तौर पे, यानी अंडर रूट में जैसे अभाज्य संख्याएं जितनी मिल रही हैं, जैसे 2 ले ले रहे हैं, 3 ले ले रहे हैं, 4 नहीं 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमारी अभाज्य संख्याएं और अंडर रूट में है, तो इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और भी हो सकता है, जैसे पाई हो गया, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। और भी हो सकता है जैसे 0.1101 जैसे पॉइंट है 0.11 0.110 ये से जैसे चलता चला जा रहा है। क्या है ये? चलता चला जा रहा है। तो ये हम इसको कहेंगे कि हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको अब थोड़ा समझ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। जो P/Q के रूप में हम प्रदर्शित न की जा सके वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और भी सारी होती हैं, जैसे कि हम ले लें अंडर रूट 2 ले रहे हैं, अंडर रूट 5 ले रहे हैं, अंडर रूट 3 ले रहे हैं, अंडर रूट 7 ले रहे हैं, अंडर रूट 11 ले रहे हैं, अंडर रूट 13 ले रहे हैं, अंडर रूट 15 ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अंडर रूट 19 भी ले रहे हैं, अंडर रूट 17 भी ले रहे हैं। ये सब क्या हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, हम इनको जानते हैं। तो उसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं और हमको उनको आंसर करना है। तो यहाँ दिया है, पहले प्रश्न में अगर चलें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, उन पे तर्क करिए और उनका उत्तर दीजिए। ये हमारा क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न को हमको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको उत्तर देना है हमको, और हम सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ आप देख लीजिए कि प्रत्येक, चलिए क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, अब चलिए उस पर क्या करते हैं, थोड़ा सा हम उसको लेकर चलते हैं। यहाँ दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए, संख्याएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंदर हम जानते हैं कि सभी में हमारी परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या और भी जो भी हमारी संख्याएं हैं वो सारी सारी आती हैं, ठीक है। तो यह है हमारी अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो ये तो बात सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये सत्य है, ये हमारा सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और ये सारी चीज़ें आती है। जो हमारा सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये सब के सब आती हैं किसके? वास्तविक संख्या के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा पहला हो गया सत्य है। कारण अभी दे चुके हैं, क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या
नहीं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही ये सारी की सारी आती है। वास्तविक संख्या के अंदर हमारी जो है एक, जैसे मान ले रहे हैं कि वास्तविक संख्या, जैसे मैं संख्या के तौर पे यदि हम करें संख्या, तो संख्या जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या आपको तो 11वीं में मिलेगा, और वास्तविक संख्या का जो मेन रूप है वो हमको मिलेगा क्लास 10th में। यहाँ पे हमको अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ इसी में हमको क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है, विषम मिलता है, पूर्णांक मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है और अपरिमेय संख्या मिलता है। अपरिमेय संख्या मिलता है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन अब ये कहें कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि पूर्णांक में कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो हमारा, जैसे पूरा पूर्णांक जो है हमारा परिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये था हमारा कारण जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होते हैं, जहाँ की m एक प्राकृतिक संख्या होता है। m एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या रेखा पर √m के रूप में होते हैं। तो m के रूप में होते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है, हम इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनिए पूरा ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे ये चीज़ कि यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन था, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहाँ की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये है हमारा। तो प्राकृतिक संख्या के अगर रूप में अगर हम मान लें, तो यहाँ देखिए, तो ये तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि असत्य है, असत्य है। ये हम कह दिए कि असत्य है, लेकिन एक कारण हमको देना पड़ेगा। जैसे में हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे में हम ले लिए -3 हम ले लिए। तो अगर -3 की अगर हम बात करें, तो -3 एक वास्तविक संख्या है। कह रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या होता है। हम मान लें ये सत्य ही है, क्योंकि देखिए ये जो -√3 है वो एक क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। अब पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंदर जो, जैसे में अगर हम मान लें कि वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक भी आता है, सम आता है, विषम आता है और हमारा परिमेय संख्या आता है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। हम मान लिए -3, तो अब -3 किसी का वर्गमूल है नहीं। अब अगर हम बात कर लें तो -3 जो है किसी का वर्गमूल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है, जहाँ की m प्राकृतिक संख्या होती है। तो वहाँ पे होता नहीं है, और ये असत्य है पूरा, क्योंकि -√3 एक वास्तविक संख्या और ये किसी का वर्गमूल है नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं अपने इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे वाले क्वेश्चन में। अब इसको देखना है कि सत्य है कि असत्य है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग अगर ये देखेंगे, इसमें दोनों में रिलेशन खोजेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अब देख लीजिए दोनों में अगर हम अंतर देखें तो दोनों का क्वेश्चन बस एक ही है, बस ये है कि परिमेय की जगह वास्तविक और वास्तविक की जगह परिमेय हो गया है, अपरिमेय हो गया है। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब लेकिन हम ये कहें कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, सीधे सीधे गलत ही होगा, हो सकता नहीं है, होगा। क्यों होगा? अब हमने बताया कि वास्तविक संख्या के अंदर मान लेते हैं हमारा परिमेय आता है,
पूर्णांक आता है और हमारा समझ लीजिए अपरिमेय आता है। यही 3 पे अगर हम बात कर लें, अगर इसी 3 पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो पूर्णांक में भी कुछ ऐसे संख्या हैं जो अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक में अगर हम बात करें तो पूर्णांक तो सभी अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय एक अपने आप में जो है p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहेंगे ये असत्य होगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं तो ये हमारा सत्य साबित होगा, और ये सत्य भी है। तो चूंकि ये हमारा क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ एक बात है कि जो हमको दूसरे वाले क्वेश्चन में देखना है। यहाँ पर कह रहे हैं क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्याएं हों। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, तो बिल्कुल ये तो गलत है ना, ये तो असत्य है, ये तो असत्य है। हम ये कह सकते हैं हाँ कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे में हम मान ले लिए अभाज्य संख्याएं, इसमें से अगर हम सभी अभाज्य संख्याएं निकाल लें, जैसे हम पूर्णांक ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ में -1, -2, -3, -4, -5, तो इनका तो वर्गमूल होगा नहीं, ठीक है। तो अगर क्योंकि अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे सीधे चला जाएगा कहाँ पे, काल्पनिक संख्याओं में चला जाएगा। तो ये हम ले नहीं रहे हैं, हमको वास्तविक संख्या के रूप में, अगर हम इन सब को ले रहे हैं तो हमारा काल्पनिक संख्या के रूप में चला जाएगा अगर वर्गमूल निकालें तो। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहे हैं क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो सभी पूर्णांकों के तो वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होते, क्योंकि कुछ अगर लेंगे तो काल्पनिक संख्याएं भी हो जाएंगी हमारी। अगर हम बात करें 1 और 0 की, तो इनको अगर हम साइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 2, अगर 2 का वर्गमूल करें तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय तो होगा। √3 करें अपरिमेय होगा। लेकिन अगर हम 4 ही ले लें, अगर 4 निकालें, 4 का वर्गमूल निकालें तो ये कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ये सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि किसी वर्गमूल के जैसे में सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं। यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। अब जैसे हम मान लीजिए कि 4 हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम क्या किए, इसका हम वर्गमूल निकालें। अब वर्गमूल निकालने के बाद भी हमारा क्या बनना है, परिमेय संख्या बनना है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा क्या है, गलत है। तो ठीक है, ये आप हम देखिए, आप लोग पूरी तरह समझिए और इसको क्या है अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और लगाइए और सोचिए कि क्यों। देखिए सभी चीज़ें क्या है, सोचने के ऊपर डिपेंड है। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपके लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए तो फ़ायदा ही है। चलिए यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है और इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो है मिटा रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन हम मिटाएंगे नहीं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है उसी के रूप में हमको बनाना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो चौथा हमारा क्वेश्चन होगा सर्पिल वाला, ठीक है। तो सर्पिल वाला जो है हमारा कैरिकुलम, जैसे एक्टिविटीज़ दिया हुआ है कि क्लास में एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, तो ठीक अगर आप इसको समझ जाएंगे तो उसको भी आप समझ ही जाएंगे कि सर्पिल कैसे बनता है। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, कह रहे हैं कि √5 को दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ऊपर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बस शॉर्टकट में, √5 को संख्या
रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो ये है हमारा। अब सबसे पहले अब ध्यानपूर्वक सुनिए, हम करेंगे क्या। √5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक लाइन, सीधी लाइन है, यहाँ पे टेढ़ी हो जाएगी, तो आप लोग पूरा इसको ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। हम यहाँ पे क्या कीजिए, एक लाइन कीजिए। ठीक है, जो लाइन है हमारी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन खींचा, और इस लाइन पे एक हमने बिंदु दे दिया जिसको हम कहते हैं 0। हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, अब हमने एकक दूरी ले रहे हैं, जैसे में ये एकक दूरी यानी 1 सेंटीमीटर का। देखिए, जितना भी हम दूरी मानेंगे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो हम उसको एकक दूरी के रूप में अगर ले रहे हैं तो एक दूरी के रूप में ले। जैसे मान लीजिए कि हमारी स्केल है, ठीक है, और स्केल जो है हम यहाँ पे एकक दूरी का मतलब यह है कि जो दूरी है सभी के लाइनों के बीच में क्या हो, समान हो। तो मान लिया हमने यहाँ पे 6 कर लिया। ठीक है, ये 6, ठीक है, 6 इधर ले लिया, और हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हम देख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम ले लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे कुछ इसका खास कर नहीं है। यहाँ पे हम क्या ले लिए, हमको चाहिए √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ये हमको लग रहा है कि ऊपर वाला टच कर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एकक दूरी ले रहे हैं। ठीक है, एकक दूरी यहाँ पे हमने कर दिया 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे हम 1 कर दिए, और यहाँ पे 2। यहाँ पे हम सेंटीमीटर 6 का मान को लिए हैं, इतना मान लीजिए। ठीक है, उसको हम एकक दूरी मान रहे हैं कि वो क्या है, पूरा वो 1 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया। अब ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या है हमारी 1 सेंटीमीटर है। हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा, देखिए इतनी ही दूरी का सेम हम यहाँ पे खींचेंगे, एक सीधे सीधे परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंबवत खींच दिए। इस ओ को हम इससे क्या करते हैं, मिला दिए। अब मिलाने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस वाले बिंदु से, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचे हैं तो 90 डिग्री पे, इस वाले बिंदु से, ठीक है, इस वाले बिंदु से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का खींचेंगे, 90 डिग्री का हम खींच लिए। हमने 90 डिग्री का एक खींच लिया, और 90 डिग्री का ही होना चाहिए, वो क्या है कि वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए। ये क्या है हमारा, मान लीजिए हम 90 डिग्री का हमने खींच दिया, और इसकी भी दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी है उतनी दूरी भी यही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये भी हम 1 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं। ठीक है, ये भी लंबवत है। अब इसको हम क्या किए, ये हम इसको मिला दिए। ठीक, अब क्या किए, यहाँ से हमने ये जो थोड़ा सा देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा हम ऊपर बना दे रहे हैं। ठीक है, जब थोड़ा आप लोग बनाएंगे तो आप यहाँ पे इसके बीच में जो देखिए, यहाँ से इसके बीच में नहीं हमको लेना है, हम ये जो लाइन खींचे हैं, ठीक है, इसके और एक रेखा इसके बीच में हम यहाँ पे लंबवत खींचेंगे। ठीक है, और इसको हम मिला देंगे, और इसकी भी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अच्छा
अब ये देखिए इतना होने के बाद पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने वाले 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है हमारी क्या होती है, कौन होती है। सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे और नामकरण कर देंगे। ये मान लीजिए हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जब भी ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि कर्ण क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी, हाँ यहाँ पे ए बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख ले रहे हैं ओ ए हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, ओ ए 1 सेंटीमीटर, ओ बी भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू जो होगी हमारा √2 होगा। तो जो ये हमारा हो रहा है वो क्या है, हमारा √2 है। अब इस पे हम लंब खींच रहे हैं, यहाँ से क्या है हमारा लंब है, ठीक। अब हमने लंब खींच दिया और ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसको हम नाम दे दिया हमारा सी। तो अब देखिए, अब जब हम हल करेंगे तो यहाँ से होगा हमारा त्रिभुज BOC में। अब त्रिभुज BOC की बात करेंगे तो देखिए ये भी लंब है, ये हमारा क्या है, अब ये हमारा आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये हमारी क्या होगी, विकर्ण होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब पाइथागोरस प्रमेय है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो है ये देखिए 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, कौन हो जाएगी, यानी कि OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा OC स्क्वायर। तो यहाँ पे OB हमारी कितनी है, तो देखिए OB जो हमारी है वो है हमारी √2। तो यहाँ पे रखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। यहाँ आप देख ले रहे हैं OB का हम स्क्वायर के √2, यानी हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा OC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3। तो OC बराबर कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे हमारा OC आया कितना √3। अब क्या करेंगे, इस पे हम 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे इस वाले भुजा पे, और देखिए 90 डिग्री का होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी माप यंत्र नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमारे इसको हम मान लिया D, ये हमने मान लिया क्या चीज़ D, और ये D मान लिया, और इसके बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये हमारे √3 और ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम त्रिभुज लेंगे COD में, त्रिभुज COD में देखिए ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री का है, यानी कि जो COD होगा वो हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में जानते हैं कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा OD का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा हमारा OC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए OC जो हमारी है वो कितने है √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा OD स्क्वायर। तो OD बराबर कितना हो जाएगा √4। तो ये जो हमारा है ये कितना हो जाएगा √। अब देखिए हम इसको किसी के रूप में लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे √4 ही रहने दे रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे हम 90 डिग्री का इसके लिए हम खींच दे रहे हैं। यहाँ से ये क्या होगा 90 डिग्री पे हो गया ये इसके, और इसके 90 डिग्री पे हमने इसका क्या किया है, यहाँ पे
इसको इस बिंदु से मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी दूरी है वो 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, ये ई हो गया और ये हमारा ओ। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी दूरी ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। जो हम ये लिए थे ये जितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम मिला लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लीजिए त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये 90 डिग्री है हमारा, और 90 डिग्री पर हम लोग जानते ही हैं कौन सा बनता है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण कौन सा होगा, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा, DOE त्रिभुज DOE में कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी कि OE स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक। OD स्क्वायर यानी कि √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस ये जगह 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5। और यहाँ से हम देख ले रहे हैं OE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो OE बराबर कितना होगा √5। हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए ही, और ये हमको मिल गया √5, ठीक है। अब √5 को हमने क्या किया, इतना कर लिया, लेकिन अब इसके प्रक्रिया अब आगे की है। तो यहाँ से हम देखेंगे √2 की जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है। तो देखिए 1 है, नहीं 2 से कम होती है, और ये यहाँ पे हम मान लीजिए 2 है, लेकिन इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 से कम होती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको मिलाते चले जाएंगे। यहाँ पे चाप लगाए जैसे इसका, और ये मिला दिया। फिर यहाँ पे इसका लंबाई का चाप, यहाँ से एक चाप लगाएंगे इसके लंबाई का, और ऐसे क्या करेंगे, खींचेंगे, और फिर इसी सेंटर मान के यहाँ पे हम चाप लगाएंगे और यहाँ पे खींचेंगे। फिर इसी को यहाँ पे सेंटर मान के हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, ये सब। तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, तो यही मान लेते हैं क्या, ये हमारा √5 है। चाहे तो हम दर्शा भी सकते हैं सभी को। तो ये था हमारा √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसी तरह आप लोग देखिए, आप लोग के लिए होमवर्क है √6, ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप लगाइएगा, हल करिए और प्रैक्टिस करिए। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये देखिए, ये कैलकुलेशन हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, और इस कैलकुलेशन को आप जो है थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है कि √4, √7, √6 और √9 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, ठीक है। तो एक विधि और है, उस विधि को जब क्वेश्चन आएगा तो उस विधि को हम हल करा देंगे। जैसे 20 हो गया, 50 हो गया, जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी उनको संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपित करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं हम बता देंगे। अभी क्या है, अभी ये छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं। आप थोड़ा मेहनत करिए और अच्छे खासा से पढ़िए और इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। खासकर एग्जामों में √5 और एक होता है √20 खास करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप करिए और आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए फिर इतना ही है। तो हमारा 1.2 का प्रश्नावली था वो खत्म हो गया। अब √3 का 1.3 का जो है प्रश्नावली पढ़ने के लिए उसके पहले का जितनी भी सारी क्रियाएं हैं आप पढ़िएगा, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम प्रोवाइड करा देंगे। सारा हल सारे क्वेश्चनों का हल आपको मिलता रहेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।